Sri D. Sarangi, DG MORTH, Ms. Bhavani from Executive Vice President L&T, Ms. Neeraja Singh from FICCI, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट रखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनना है। अभी वर्ल्ड में हमारा 5वां नंबर है और हम 3rd नंबर पर जाने की हमारी एम्बिशन है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस में अगर गति लानी है, इवन एग्रीकल्चर को भी प्रोग्रेस करना है, तो 4 चीजें बहुत जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 चीजें अगर नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तो देश में उद्योग व्यवसाय बढ़ नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में मेरे ऑफिस में मैंने जॉन एफ कैनेडी जी की एक स्टेटमेंट को सामने लिख कर रखा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। जो प्रॉस्पेरिटी आती है वो रोड से आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में अगर हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 16% तक जाती है, चाइना में 8 से 10% है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में 12% है। अगर हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे रोड बनाए और फ्यूल में भी अगर हमने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। और अगर 9% पे अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना कम से कम निश्चित रूप से होगा। और इसलिए अच्छे रोड, अच्छी टनेल, अच्छे ब्रिजेस ये बनाना बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, पर एक बात का मैं अनुभव कर रहा हूं और मैं आपको सुझाव के रूप में दूंगा कि टनेलिंग के बारे में सोचना होगा तो हर जगह पर जियोलॉजी अलग अलग है। और ये थोड़ा सा मुझे जियोलॉजी थोड़ी सीखने की एक बार अवसर मिला था। तो जियोलॉजी में मिनरलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी अलग अलग उसके पार्ट है। उसमें जो रॉक्स का जो हार्डनेस था उसको गिनने के लिए हमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस बताई थी। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लाइट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो ये जो 4 रॉक्स का वर्गीकरण है उसमें ये हिमालयन टेरिन ही अलग है पूरा। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में मंत्री होने के बाद 6 टनल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो वो कोंकण रेलवे को दिया था, L&T ने भी 2 टनल बनाई, SCC ने भी बनाई थी। तो हमारे दिमाग में ये बात पक्की बैठी है कि जो पहाड़ यानी पत्थर, ये हमारे मन का परसेप्शन है कि भाई कोई पहाड़ है दिखता है तो पत्थर। अब जब मैं हिमालयन टेरेन में घूमता हूं तो यह नया अर्थ निकला, पहाड़ यानी मिट्टी का बड़ा ढिकारा बना हुआ है और अंदर में सफेद वाले पत्थर है। और इसके कारण हमारे टोटल विजन जो इसमें काम करने की वो लगभग फेल हो गई है। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरेन ऐसा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं
और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये टीपीआर बनाने वाले आप में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के, और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां सरकारी अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है, और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं, और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। और टेंडर निकालने भी अभी मिनिस्टर तो बेचारे कोई समझने वाले रहते ही नहीं, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसे डालते हैं कि जन्म होने के पहले ही कौन सी लड़की कैसे होगी इसके पूरे प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक मंत्री थे, वो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में तो उन्होंने हद कर दी थी। इतना ही लिखना बाकी था कि काला कोट पहनकर जो आएगा टेंडर लेने के लिए उसी को टेंडर मिलेगा, इतना ही लिखना बाकी था। और ये जो बड़े कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से, अभी मुझे कोई संकोच नहीं कि बड़ी कंपनियां ही अपने हिसाब से, बहुत से, सब लोग ऐसे ऐसा नहीं मैं कहूंगा, जिनको लगती मेरी टोपी वो पहचान गए कौन किसको कह रहा हूं, तो वही बराबर टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से कराते हैं। हमें लगता है कि सरकार हम चलाते हैं, सरकार में भगवान का महत्व नहीं होता, सरकार में महत्व केवल नंदी का होता है। और वो चेक करता है क्या है, जो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, वो गाइड एंड फिलोसोफर होता है, और जो फाइल पर लिखता है वही सेक्रेटरी डीजी साइन करते हैं, साहब के लिए नहीं कह रहा हूं मैं वही साइन करता है, और मंत्री भी वैसे ही साइन करता है। ऐसा ही हमारा राम राज्य है, और इसके कारण कॉस्ट बहुत बढ़ती है। मैं पहली बार झोजिला टनल के बारे में 12,000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था, और एसोसिएम के साथ साल भर हमने स्टडी किया, और बहुत से करके टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में मैंने भी खूब इंटरेस्ट लिया, और पहली बार 7-8 पार्टियां क्वालिफाई हुई, और हमारे कम से कम अभी ये इनको काम मिला है मेधा इंजीनियरिंग को, तो हमारे 5,000 करोड़ बच गए। द प्रोजेक्ट विच वॉज सैंक्शन फॉर 12,000 करोड़ वो 5,200-300 करोड़ में होगा। इसका कारण कंपटीशन हुई। जब ब्रिजेस में भी ऐसे ही होता है, जैसे एक व्यक्ति अगर 2 मंजिले की बिल्डिंग बना सकता है तो 10 मंजिले बनाने में क्या एक ही बात है, केवल ऊपर जाना है कंक्रीट भर के स्लैब डालते हुए। तो ये हमारे यहाँ सरकार में बड़े दिमागदार लोग हैं, बोलते 3 मंजिले बनाए क्या, 5 मंजिले बनाए क्या, 8 मंजिले बनाए क्या, और फिर उसमें से 2 ही आदमी निकलते 10 मंजिले वाले, फिर उसमें भी लिख देते कि 10 मंजिले जिसने कंप्लीट किया है वही होगा। फिर कहेंगे कि 10 मंजिले बनाए होंगे पर कहीं लीकेज हुआ होगा तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो बराबर कोई ना कोई पानी आता ही है तो वो बराबर डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको डीपीआर अच्छा करना चाहिए। ये डीपीआर के बारे में अभी यह लैंडस्लाइड लगातार हो रही 4 धाम पर, अभी आखिरी में वहां तो इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर अब जब मैंने ये देखा तब मैंने कहा कि ये हर साल लैंडस्लाइड हो रही, लोग मर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये करें कि भाई कुछ टनल ज्यादा बनाए, पर एक बार परमानेंट तो सोल्यूशन होगा। हम लोगों के जीवन से क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्राटा ही ऐसा है कि वहां कभी भी गिर सकता है। तो मुझे लगता है आपसे मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि जो ब्लैक रॉक है वहां जो टनलिंग है और जो हिमालयन टेरेन में है, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करके इसका अध्ययन करिए।
और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह टनल डालकर, हमारे यहाँ नागपुर में मैंने हिम्मत से एक प्रयोग किया था। हमारा एक रेलवे अंडरपास बनाना था, तो नेचुरली हमारे यहाँ मद्रास, दिल्ली और मुंबई कलकत्ता दोनों लाइन एक ही जगह से जाती है। 180 ट्रेन जाती रोज, और वो नीचे में अंडरपास बनाना यानी उसको ट्रेन को 4 घंटे का लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो एक ने मुझे कहा कि हम बनाते, हमने पुशबैक टेक्नोलॉजी से प्रीकास्ट किए हुए ब्लॉक को लगाकर धीरे धीरे पुश करके उन्होंने अभी 1, 2, तीसरा भी अभी बनाया, और रेलवे 1 मिनट भी नहीं रुकी। अब जहां इस प्रकार के लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां प्रीकास्ट का उपयोग करके हम उसको कम से कम कवर करें। जो डेंजरस स्पॉट है, रेड स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, तो प्रीकास्ट का उपयोग करके अगर हम उतना एरिया कवर करके रखते तो भी होगा। या दूसरा ऐसा होगा कि कंक्रीट की पिलर लेकर उसके ऊपर में स्लैब तैयार करके वहां से कुछ जगह हमारे यहाँ प्रयोग हुआ है। तो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जनता की, लोगों की सेफ्टी। ये अच्छी बात नहीं है कि लैंडस्लाइड्स होती है, हर साल बरसात में होती है, हर साल बाढ़ आता है और हर साल लोग मरते हैं, बादल फटता है। वी नीड टू फाइंड आउट सम परमानेंट सोल्यूशन, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना चाहिए। और इसलिए अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स है, अभी जैसे ग्लास फाइबर स्टील है, लाइट है, अच्छे है। अभी हमारे यहाँ मैं 3 साल से पीछे पड़ा हूं कि समुद्र के बाजू में जो ब्रिज बनते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा दे के बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग, बोरिंग मशीन्स होगी वो पावरफुल लगेगी, पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे 2 प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरिन के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। और दूसरा जो पुशबैक टेक्नोलॉजी से प्रीकास्ट के बनाए हुए बड़े बड़े ये करके पुशबैक करके हम अंदर जाएंगे, तो ये हो सकता है क्या? कोई भी चीज में सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए उद्योग, व्यापार और इंडस्ट्री में 4 बातें जरूरी होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम मैं ये भी समझता हूं कि कैपिटल कॉस्ट अगर मशीनरी में ज्यादा लगेगी तो प्रॉब्लम आएगा। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ गए, अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों के पीछे मैं भी पड़ा हूं। कल हमारा बड़ा बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल पे हुआ। अभी सीएनजी की मैंने वहां जेसीबी देखा, मैंने लॉन्च किया था, और 50% सीएनजी और 50% डीजल। उनको रशिया में 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिला। अभी आप देखिए कि कितना इकोनॉमिक्स बढ़ा है कि मैंने बजाज की स्कूटर मोटरसाइकिल लॉन्च की, तो एक पेट्रोल पर चलती है तो पर किलोमीटर कॉस्ट आती है 2 रुपए 25 पैसा, और सीएनजी पे चलती है तो 1 रुपया आती है। यानी 60% कॉस्ट फ्यूल में बचाना यानी कितनी बड़ी बात है। और अगर हम इलेक्ट्रिक को यूज करेंगे तो और कम हो जाएगी। तो पावर कॉस्ट कम करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ गवर्नमेंट में और डीपीआर बनाने वालों को कोई लेना देना नहीं, किसी का पैसा है, बनाओ एस्टिमेट, फिर उसको समय पे काम मत करो, फिर उसको ईओटी दो, फिर सीओएस दो। डीपीआर वाले गलतियां करता है, हम सीओएस देते जाते हैं, 100 रुपए का काम 400 रुपए में करते हैं।
तो ये जो शुरुआत से लेकर जो टेक्निकली हमें परफेक्शन चाहिए, उसका आग्रह मुझे लगता है ये पहली आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसमें नए प्लेयर्स आएंगे उनके लिए हमने 10% मोबिलाइजेशन एडवांस है, वक्त आएगा तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी मशीनरी ले सके। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मंत्री था 96 में, तो मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए। तब रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट देश में नहीं, जर्मनी से आते थे। वो जो ट्रक पर जो मिक्सर आता था वो देश में नहीं था। और तब मुझे याद है कि मैंने पहली बार MSRDC से फाइनेंस किया था। सिंपलेक्स करके कंपनी थी, उनको एक पाइलिंग मशीन को फाइनेंस किया था और उन्होंने पहले बाहर से एक पाइलिंग मशीन लाई और वो फ्लाईओवर के लिए किया, तो मैं वो कार्यक्रम के लिए गया था। अब तो हजारों पाइलिंग मशीन हो गई। तो कभी ना कभी एक बात आप ऐसे सेमिनार में सोचो कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस में बेस्ट टेक्नोलॉजी अब कौन सी है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इफेक्टिव, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, विच इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, ये करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि एक बार जो तय होता है उसी मार्ग से सब जाते हैं। बोलना नहीं चाहिए पर हमारे गांव में, मैं किसान हूं, हमारे घर में जानवर होते हैं, तो पहला एक जानवर होता है वो एक लाइन से एक लाइन पकड़ता है, सब उसी के साथ वैसे ही जाते हैं, वो लाइन नहीं तोड़ते हैं। सरकार में अच्छा रहे कि बुरा रहे, और कोई अच्छा करेगा तो उसको पूछते तुमने क्यों अच्छा किया, क्या जरूरत थी तुमको कोई अवार्ड मिलने वाला है क्या, जाने दो ना, पैसा ज्यादा खर्चा हुआ तो होने दो, जैसा वैसा चलने दो, कल अगर तुमने रिस्क लिया और गड़बड़ हुई तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। वो बोलता प्रयोग मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो। हमारे यहाँ इंडियन रोड कांग्रेस है, तो मैं उनको कहता हूँ, उनकी साल भर में एक बार, मेरे को ये बोलना ठीक नहीं होता पर मेरे से भी रहा नहीं जाता, तो वो अपने पति पत्नी और बच्चों को लेकर सब सिविल इंजीनियर देश के रोड कांग्रेस में आते हैं और वो पीले कागज पर टाइपिंग किए हुए, वो कंप्यूटर भी नहीं प्रिंट करते, रिसर्च पेपर सबमिट करते। और एक दिन फिर थोड़ा भी रिसर्च पेपर हो गए, फिर वो रोड कांग्रेस भी कहाँ होती, श्रीनगर में होती, फिर वो सब लोग घूमने के लिए भी जाते। अच्छा है, जाना चाहिए, पर कोई प्रोफेशनल इसमें जो नॉन सीरियस अप्रोच से इतने बड़े काम कैसे होंगे। वी नीड पॉजिटिव अप्रोच, ट्रांसपेरेंट अप्रोच, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन तो समय पे लेते ही नहीं। मैंने एक हमारे बड़े अधिकारी को कहा, बोला आपकी तो कमाल है। बोले क्या हुआ साहब? मैंने बोला आपके जैसा व्यक्ति नहीं मैंने देखा। बोले क्या हुआ? बोला पत्नी से भी ज्यादा प्रेम आपका फाइल पर है। 3-3, 6-6 महीने दबा के बैठते हो। अरे भैया, जो निर्णय करना है वो करो ना। तुमको हाँ करना है तो हाँ करना, नहीं करना ना करना। एक आदत रखो कि भाई करो निर्णय जो है वो पर रखते हैं। हमारे एक बड़े अधिकारी है, वो कहते हैं, उनका ऐसा है कि फाइल रख दो, ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में फाइल जमा कर दो, फाइल रख दो। We need people who can get the things done. I always telling to the officers that I like people who can get the things done. तो आप परफॉर्मेंस ऑडिट करो, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, पर परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इसका कारण जो है, हमको DPR से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक परफेक्शन, बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट और विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। और रीजन टू रीजन परिस्थिति अलग है। हिमालयन टेरिन के लिए आपको अलग मशीन लगेगी, अलग अप्रोच लगेगा। जो हमारा डेक्कन बेसाल्ट है उधर अलग टाइप के है। तो जैसा जियोलॉजी है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट चीज, अभी मेरे पास 2.5 लाख करोड़ के टनल बना है। अभी इतने टनल का काम है कि प्रॉब्लम, अच्छा हमारे डिपार्टमेंट में पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं और 5 लाख करोड़ की बना सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट ऑफ द टनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या टनल के लिए हम कोई अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं क्या? अभी जैसे मैंने उनको कहा कि एक टनल है, उसके बजाय हम दूर से क्या कोई एलिवेटेड रोड ऐसा फ्रीज बनाकर हम उसको जा सकते हैं क्या, जिससे लैंडस्लाइड का धोखा नहीं होगा। मेरा कहना नहीं ऐसा करो मत,
पर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ये हमने निकालना चाहिए। लास्ट नहीं होगा तो टनल भी बनाएंगे। अभी कंप्लीट टनल जो हुई है हमारी सरकार आने के बाद, हमने 35 टनल 49 किलोमीटर 15,000 करोड़ पूरी की है। ऑनगोइंग टनल है 69 134 किलोमीटर, ये 40,000 करोड़ की इसका काम शुरू है। और अपकमिंग टनल 74 273 किलोमीटर, इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है। टोटल 2 लाख करोड़ की टनल अभी पाइपलाइन में है। तो काम है, पर इसमें स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि कॉस्ट ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए कॉस्ट को कम करना ये भी आपका प्रायोरिटी वाइज एजेंडा होना चाहिए। दूसरा, जो मटेरियल वहां से निकलता है वो रीयूज हो सकता है क्या रोड में, उससे कुछ कॉस्ट बच सकती है। अभी 1-2 बजे बहुत अच्छी बातें याद आई। एक बार हमने ये गोवा में आप जाओगे तो जुआरी नदी पर एक ब्रिज बनाया, भी पूरा हो गया, बहुत सुंदर है, 2 टावर है। तो मैं हमारे लोगों को बहुत कहा कि इसमें काम करो, दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट लगाएंगे, ऊपर में 2 व्यूअर गैलरी बनाएंगे और 1,000 रुपए का टिकट लगाएंगे। रोज 2 लाख लोग आएंगे, जहां से पूरा गोवा दिखता है, गोवा में आते हैं, तो टोल के बजाय इसी से पैसा वसूल हो जाएगा। पर हमारे डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि ये अपने मैंडेट में है क्या, ये कैसा करेंगे। मतलब छोड़ दो। मैंने मुख्यमंत्री को बुलाया, मैंने बोला तेरे को कवाई का धंधा बताता हूँ, तू लगाएगा कैप्सूल लिफ्ट और बना ले ब्रिज, और तुम्हारे स्टेट में इस पैसे से 10 प्रोजेक्ट होंगे। अब हमारे यहाँ पैसा कमाना भी, तो इनको लगता है कि ये भी कैसे करना, तो छोड़ो, मैंने उनको दे दिया। अब उनका टेंडर भी निकला, दिलीप बिडकॉन ने लिया और काम भी शुरू हो गया। नीचे में 40 एकड़ जगह है, फूड मॉल है, और वर्ल्ड की सबसे अच्छी ऐसी साइट है कि जहां ऊपर जाकर आप पूरा गोवा देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पैसा भी निकालना पड़ेगा। और नेचुरली अभी ये जो जोजिला टनल बन रही है, तो मैंने मनोज सिन्हा जी को कहा कि ये मटेरियल फेंकने के लिए हमको काफी जगह मिली है वहां, तो मैंने उस जगह पर रिसोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स करके एक बढ़िया टूरिज्म की डेस्टिनी बनाई है, और वहां के गरीब युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। पर वो ये जो आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ कुछ बातें उसको समझाने में समय लगता है। पर कहीं ना कहीं हमें टनल के आजू बाजू में, मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने अभी ये कश्मीर जम्मू से श्रीनगर तक जो बना है, जो ILFS ने टनल बनाई, कौन सा नाम है अपना टनल, जेडमोर ने चनाली नासिर, अब उसको एस्केप टनल 2 बनाई है। अब वो एस्केप टनल अभी तक कोई काम नहीं पड़ा, और मुझे लगता है मैं जब तक जिंदा हूं, मेरा लड़का जिंदा है, उसके पोते मेरे, तब तक काम नहीं पड़ेगा। अभी प्रिवेंटिव मेजर सिक्योरिटी का सोचना चाहिए, पर 2 एस्केप टनल बनाने के बजाय 2 बड़ी बड़ी टनल बना दो। ये इतना जो वैसी पड़ी है वो, और कहीं तो भी वर्ल्ड में एक एस्केप टनल का कंसेप्ट आया, बस एक हमारा देश गरीब है, हम इतना पैसा कर रहे हैं, एक टनल बड़ी बनाए, दूसरी 2 बनाए, लगे तो 2 ट्यूब बनाए। अच्छा, तो यह ऐसी अनेक जगह पर यह समस्या है कि हमें प्रैक्टिकल सोचना होगा। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक बस में बैठकर इसका एक टूरिज्म का कोई ये करके करो। क्या है कि जहां जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वहां इंटरेस्ट कॉस्ट भी कंसिडर करनी चाहिए, और जहां कैपिटल लगाते हो वहां रिटर्न भी मिलना चाहिए, लोगों को सेवा भी मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे इस सेक्टर को पोटेंशियल है, पर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हाउ यू आर गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट। और इसका एक उपाय है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन को थोड़े लिबरल बनाओ। मैंने इतने NHI में लिबरल बनाया, 40% बिलो जाके काम लिए। अब इतना हो गया कि बड़े कंपनियों को काम ही नहीं मिलता, छोड़ दिया इन्होंने। L&T के चेयरमैन ने मुझे कहा अब हमने NHI में काम करना ही बंद कर दिया। मैंने लगा क्यों, बोला ऐसी कंपटीशन हो गई। अब क्या हुआ है कि फिर मुझे लगा कि गलती हुई, तो मैंने बोला थोड़ा इधर आ लाओ, फिर अभी थोड़े और स्ट्रिक्ट बनाओ, ताकि बहुत ज्यादा लिबरल हो गया। हमें ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट निकालना चाहिए कि जो एग्जैक्टली करेक्ट होगा। कोई गैंग बनकर तैयार होके
वो इकट्ठा मिलकर कार्टेल भी नहीं बना सके, और दूसरी ओर इतना लिबरल नहीं होना चाहिए कि कोई भी आजकल हमारे यहाँ जो टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, मैं आपको दावे से बताता हूँ कि ब्यूटी पार्लर वाली दिल्ली में कोई होगी तो लाओ, मैं उसको टनल के लिए क्वालिफाई कर देता हूँ। वो एक कंपनी आती यूरोप से खरीदी करके, उसके टेक्निकल वो जॉइंट वेंचर अपना टर्नओवर देती बैंक से, कोई कैटरिंग वाला, कोई बिल्डिंग बनाने वाला, कोई किसी के लिए भी क्वालिफाई हो सकता है। वो मीनिंगलेस है। आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो सिस्टम है उसमें जॉइंट वेंचर जब अलाउ करते हैं तो एक आदमी को कुछ नहीं। अभी डीपीआर में मुझे सीरियसली लग रहा है कि 51% फ्रॉम द फॉरेन कंपनी एंड 49% इंडियन कंपनी, ऐसा आप करना चाहिए ताकि कम से कम स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन लिबरल भी होने चाहिए, पर इतने लिबरल नहीं होने चाहिए कि जिसके कारण कोई भी आए और भरे और सत्यानाश करे और टनल गिर जाए और हम दिन भर लाता खाते रहे लोगों की कि ये गिर गई। ये भी ना हो। वी नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली विच इज द एग्जैक्ट ब्रेकिंग पॉइंट। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही। रेलवे की टनल अलग है, हमारी अलग है, और बीच में गति शक्ति आई। तो मैंने कहा हम टनल बड़ी बनाते हैं, हम इधर रोड बनाएंगे, एक तरफ से रेलवे जाएगी, एक तरफ से आएगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी अब जैसे मैंने हमारे यहाँ मेट्रो में एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में हाईवे ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। अभी पुणे में हमने 50,000 करोड़ के बना रहे, चेन्नई में बना रहे कि एक ही पिलर पर नीचे रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो अब टेक्नोलॉजी बदल गई, एकदम कॉस्ट बच गई। जो काम 200 रुपए में होता है वो डबल काम 125 रुपए में हुआ, 75 रुपीज का सेविंग हुआ। तो कहीं ना कहीं हम रेलवे और रोड टनल, इसमें भी दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उसकी जगह रखते हैं, तो मुझे लगता है हम रेलवे के और हमारे मिलकर वो पैसे को हम दोनों शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटल कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी को अच्छा रखना, समय पर काम पूरा करना, और डिफरेंट टेरिन में डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी को यूज करते हुए कैपिटल कॉस्ट को कम करते हुए कॉस्ट इफेक्टिव हम कैसे करें और उसमें मैक्सिमम प्लेयर्स तैयार हो, ये इस पर आप जरूर सोचिए। पर कहीं ना कहीं आप बैठकर सोच रहे हैं तो शायद आप सब लोग बहुत एक्सपीरियंस है, अनेक सालों से काम कर रहे हैं। मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, और मैं इंजीनियर बनने की भी मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जब 11th में था तो 75 में इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करते हुए निकल गया, तो मुझे 52% मार्क मिले, और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। वो साल ही पूरा मैं इमरजेंसी के खिलाफ ही घूमता था। तो मुझे 50% से नीचे होने के कारण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे 9 डॉक्टरेट मिली, डीलिट्स मिली है, पर मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे वही बात याद है कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। पर मुझे लगता है कि आप लोग अनुभवी हो, थोड़ा सा आप सब लोगों की कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, अगर ये काम करेंगे तो बहुत बार मैं एक बात कहता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, जिसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दिस ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तो आप प्राइवेट सेक्टर से भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो, तो आप जरूर स्टडी करिए। और हमारे देश के विकास के लिए ये जो टनल का फील्ड है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव विथ नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, अच्छे सॉल्यूशन जो अलग अलग टेरिन हमारे देश का, उसके आधार पर निकालकर अगर आप देंगे तो हमारे पॉलिसी में उसका जरूर विचार करेंगे। मैं आप इस सेमिनार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।